और आइए अब सीधा रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर सीएम मोहन यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। भोपाल के सभी हमारे पत्रकार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के ही दिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधायक दल की बैठक में आज 11 तारीख को ही एक वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विधायक दल के नेता चुने गए थे। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने शपथ ली थी और 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट के मंत्रिमंडल को और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 1 वर्ष के काम का लेखा जोखा हमारी सरकार की उपलब्धियों के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है उसकी चर्चा हमारे मुख्यमंत्री जी आज आपके साथ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी सरकार के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो विकास और गरीब कल्याण पर काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है कि आज मैं अगर ये कहूं कि मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस के साथ एक संवेदनशील सरकार और त्वरित एक्शन करने वाली सरकार की भूमिका में आदरणीय मोहन यादव जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और पहचान बनाई है, जिनके बारे में हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिला, किसान, गरीब, युवा, इन 4 वर्गों पर जो फोकस किया है, तो किसानों के बारे में साइबर तहसील से लेकर के नीचे तक त्वरित एक्शन किसानों के बारे में करने का जो प्रयास, घर घर में रजिस्ट्री तक पहुंचने का काम कि आपके घर हमारी सरकार पहुंच करके, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने किया है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो संवेदनशीलता सरकार ने प्रदर्शित की है, इसके एक नहीं कई उदाहरण, कई लोगों के जीवन को बचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से, मेरे संसदीय क्षेत्र के भी एक नहीं कई प्रकरण हैं, ऐसे हर जगह पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे मेडिकल कॉलेज, फिर डॉक्टर्स की उपलब्धता या हायर और स्कूल एजुकेशन के अंदर जो काम हो, और महिलाओं को 35% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की संवेदनशील सरकार ने किया है। रीजनल जो इन्वेस्टर समिट है, ये एक महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के विजन के साथ कि समग्र मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी डिटेल चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने की एक पृष्ठभूमि इन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विजन के साथ की है। अगर मैं ये देखता हूं कि लोकल उद्योगपतियों को कैसे अवसर मिलेगा और उनसे डायलॉग, ये पहली बार मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने मिलकर के किया है। साथ में ही मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये जो परिकल्पना है शहरों का समग्र विकास, और उस नाते से देश के अंदर मध्य प्रदेश कैसे आगे जाएगा, ये एक बड़ी परिकल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में कदम उठाया है। इसलिए धर्म, आध्यात्म, संस्कृति के संवर्धन और उसे संजोने का प्रयास, एक नहीं कई निर्णयों से, उनका उल्लेख मैं अभी यहां नहीं कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो इस सरकार ने इस दिशा में भी, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर या फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारे उन किसानों को और आर्थिक मध्य प्रदेश को ताकत कैसे मिलेगी, इस और 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने शपथ ली और ये 1 सालों का सफर जनता से किए हुए वायदे, संकल्प, मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला, विष्णु के सुशासन का और
सुशासन के सूर्योदय का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ और एक साल जिन संकल्पों को लेकर हमने काम किया, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस विजन को लेकर जो एक साल में काम हुआ है, उसे कम शब्दों में मैं कहूं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला ये एक साल का कार्यकाल है। देश के राजनीति में जो उदाहरण मिलते हैं कि चुनाव में बड़े बड़े वायदे करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करने का जज्बा कुछ विरले लोग ही दिखा पाते हैं। और ये बड़ी चुनौती, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम इस पे चरणबद्ध रूप से इसका समाधान करने जा रहे हैं। विभिन्न 22,000 से ज्यादा थानों की सीमाएं बदली है। ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ कि थानों की इतनी बड़ी बड़ी सीमाएं थी, जो जिसका युक्तियुक्तकरण हमने सबसे मिलकर करने का प्रयास किया। और इसी का एक चरण हमने ये अपने जिलों की संभाग की पुनर्सीमा के लिए आयोग बनाया, जो हमारी सभी जिलों की युक्तियुक्तकरण के आधार पर इनकी सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन का काम करेगा, ताकि कानून व्यवस्था सहित सभी विकास के मामलों में भी प्रशासनिक दक्षता से काम हो सके। सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात मेरी हो चुकी है। लगभग ये हमारा अभी मैं आज भी जा ही रहा हूँ सीधा अलीराजपुर जैसे क्षेत्र में भी एक बड़ा आज हमारा नई परियोजना का हम भूमि पूजन करेंगे। अब 4,197 करोड़ का जावद नीमच ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, आमतौर पे चंबल का हमको लाभ नहीं मिलता था मंदसौर नीमच में, लेकिन अपने बूंद का एक एक जल की एक एक बूंद का लाभ मिले किसानों को, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो ये प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है और अभी तक नर्मदा जी के माध्यम से लाभ मिला था। अब हमारा ये जो चंबल और ये जो बुंदेलखंड का बेल्ट, कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश के अंदर सभी बड़ी बड़ी जल राशियों का उपयोग बेहतर से बेहतर कर ले। आध्यात्मिक नगरी को लेकर के विश्व का सबसे बड़ा मेला वहाँ कुंभ प्रवेश करता है। वृश्चिक राशि में इसलिए कुंभ होता है, हमारे यहाँ सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं इसलिए सिंहस्थ होता है। लेकिन ये विश्व के सबसे बड़े मेले और सबसे बड़े मेले, तो इसके लिए हमारी जवाबदारी भी उतनी बढ़ जाती है। ऐसे में इन मेलों की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की 2 दिन पहले, उन्होंने कहा तुरंत आप अपने दल भी भिजवाओ प्रयागराज में भी, और सारे बड़े बड़े प्रबंधन सारे तुरंत प्रारंभ करो। ये अपने प्रदेश की बड़ी गरिमा का स्थान है। और उज्जैन तो वो स्थान है जहाँ अब हमारे पास प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा अपने धार्मिक पर्यटन के लोग आ रहे हैं। एक साल में सबसे ज़्यादा देश में धार्मिक पर्यटक आने वाला स्थान अब हमारा मध्य प्रदेश और उज्जैन बना है। तो ऐसे में इनका प्रबंधन पूरे साल करने की जरूरत है। बहुत सारे काम उस पर हम कर रहे हैं। इसका टास्क फोर्स बना दिया है, प्लान बना दिया है। हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी रूप से साधु संतों को बसने के लिए हम खुद भूखंड देंगे, ताकि टेम्परेरी रूप का जो झंझट रहता है वो खत्म हो जाए। अपने सत्यमित्रानंद जी ने तो सालों पहले हरिद्वार में कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया, वो 8 मंजिल, कितने मंजिल है ना, कितना भव्य बना, कितने साल पहले बनाया। तो हमने कहा जब वहाँ बन सकता है, हरिद्वार में भी तो कुंभ होता है, तो उज्जैन में क्यों नहीं बन सकता। और उज्जैन में भी सभी साधु संतों इतना आनंद के साथ सभी साधु संतों ने स्वागत किया है। चल रहा है। आप सभी भोजन, आप भोजन की लामत करते हैं। आप सभी का हृदय से आभार, अभिनंदन। आपके माध्यम से सरकार की यह बातें सबके सामने पहुंचे, यही आग्रह है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोजन की व्यवस्था आप सबके लिए की है, वो आप जरूर ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा प्रारंभ करने के बलबूते पर पहले तो ये हमने शुरुआत की थी, तो हमको बड़ा आश्चर्य भी लगा। आजकल सब लोग वायुयान से ऐसा सफर करना चाहते कि पर्यटन विभाग ने जब लॉन्च की तो इंदौर से उज्जैन भी लोग विमान से आ रहे हैं। हमने कहा ये इंदौर से उज्जैन आ रहा हो, 90% ऑक्यूपेंसी जा रही है, लेकिन हमारे पास इतने विमान नहीं है। तो हमने धीरे से उसको बंद किया कि इंदौर उज्जैन तो चलेगा, इंदौर भोपाल भी छोड़ो, लेकिन सिंगरौली भोपाल चलेगा। हमने पहले शुरू में किया तो ये सर्किट बहुत काम कर रहा है, लेकिन अब बदलते हमने कहा जो दूर वाले हैं पहले प्रोजेक्ट, जैसे रीवा भोपाल, जबलपुर भोपाल, सिंगरौली भोपाल, ऐसे नए रूट बनाए। और मुझे संतोष है इस बात का कि इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन धार्मिक पर्यटन के केंद्र के साथ टूरिज्म स्पॉट पे भी ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस भी मांग रहे हैं लोग, और हम इस पे भी आगे बढ़ रहे हैं कि हम अलग केवल केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री नहीं, हमारे प्रदेश के अंदर भी लोग अपने हेलीकॉप्टर से भी अपने समय की बचत करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर पर्यटन बढ़ा करके लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाना, ऐसे कई चीज हम कर रहे हैं। लेकिन अशोकनगर की चंदेरी के अपने जो वहाँ की साड़ी का जो महत्व है, पर्यटन की नगरी हमारी महेश्वर में अहिल्या माता के यहाँ पे, इसलिए हमने अपने इन स्थानों को भी रेखांकित करते हुए
पर्यटन के केंद्र पर बाकी चीजें भी है, उसको पूरा जोड़ करके काम कर रहे हैं। अधोसंरचना के काम तो इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, कहने के लिए इंदौर मनमाड़ है, अब इंदौर से मनमाड़ मतलब इसको समझने की देर है। हमने इसको विस्तृत परिप्रेक्ष्य में सोचा, इसलिए मेरे अपने विभाग में भी एक रेलवे के अपने स्पेशल काम करने के लिए हम ओएसडी ला रहे हैं, ताकि रेलवे के माध्यम से नई रेल लाइन भी प्रस्तावित करें। और आप अंदाज लगा लो, इंदौर मनमाड़ मतलब इंदौर मुंबई की नया ट्रैक बनने वाला है। ये लगभग हमारा 18,036 करोड़ का माननीय मोदी जी के माध्यम से ये 309 किलोमीटर का इतना बड़ा ये अपना प्रोजेक्ट बनेगा। इसके माध्यम से जो अभी तक हमारा दिल्ली बम्बई कॉरिडोर है, इसमें इंदौर के माध्यम से बम्बई जाएंगे तो 4 घंटे की बचत होगी, लगभग 250 किलोमीटर बचेगा। और ये जैसे मुरैना दिल्ली के रास्ते से जो बम्बई जाता है, वो मुरैना से वापस ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से इटारसी, इटारसी से खंडवा और फिर घुसता है। अब इसकी जरूरत नहीं, जिसको सीधा मुंबई जाना है वो सीधा अगर मुरैना के पास से ग्वालियर से ही सीधा राजगढ़ के रास्ते से इंदौर आ जाए और इंदौर से सीधा वो मुंबई चले जाए। तो ये जो कंटेनर लेकर के जो व्यापारिक मालगाड़ियाँ वगैरह दूसरी चीज़ें हैं, तो ये पूरा बेल्ट भी कवर करेगा। तो हमने प्लान बनाया कि ये रेल लाइन जो अभी थोड़ा यहाँ हमारे पास औद्योगिकरण की काफ़ी गुंजाइश है, राजगढ़, गुना, अशोकनगर या उज्जैन इंदौर से होते हुए, तो ये पूरे रेल ट्रैक का लाभ लेंगे। इसी प्रकार से जो इंदौर से दिल्ली से आने वाला नागदा से जो गुजरात होकर बम्बई जाती है, उसको भी इंदौर के ट्रैक से जोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के एक एक रेल लाइन का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए कैसे क्या हो सकता है। इसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन के बारे में बात की, लेकिन वंदे मेट्रो की बात भी कर रहे हैं। जो बड़ी रेल लाइन है वंदे मेट्रो, मेट्रो में अंतर ये है, मेट्रो की स्पीड केवल 80 किलोमीटर की होती है और वंदे मेट्रो की स्पीड 160 की होती है। वंदे मेट्रो ऑलरेडी ब्रॉडगेज पे चल जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ उपलब्ध है वहाँ हम वंदे मेट्रो को लाएं। जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये पूरा एक सर्किल बन सकता है। हमारे रेल ट्रैक बने हुए भी, तो छोटा सा वंदे मेट्रो का ट्रैक तो करेंगे, लेकिन बड़ा ट्रैक हम रेलवे मंत्री के साथ करने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े और दूसरे बहुत सारी प्रकार की बात सोच रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जिस प्रकार से हम प्लान कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, हमारे अपने रेलवे स्टेशन के लिए विंध्य क्षेत्र में 6ठा एयरपोर्ट मिला है, ये इसकी बधाई। ग्वालियर में सबसे कम समय में एयरपोर्ट बना, इसका भी बड़ा एक तरह से मध्य प्रदेश को लाभ मिला माननीय मोदी जी के माध्यम से। केंद्रीय योजनाओं में लगातार हम आगे बढ़े। हमने तय किया सरकार बनने के बाद कि हमारी अर्थव्यवस्था 5 साल में डबल होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार से सारे काम को हाथ में लिया है कि निश्चित रूप से 5 साल के अंदर हमारा ये बड़ा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी 1 लाख अस्थायी कृषि पंपों की, लेकिन आने वाले समय में जो 40 लाख किसान हमारे पास है, 40 लाख ही किसानों को क्रमशः 4 साल के अंदर सबको परमानेंट सोलर पंप देने का हम निर्णय कर रहे हैं। इससे 2 काम होंगे। एक बड़ा काम हमारे अपने बजट पे भी लाभ का मिलेगा। लगभग 15,000 की सब्सिडी हमको हर बार किसान को जो देना पड़ती है, उस किसानों की देने वाली सब्सिडी का प्रश्न नहीं, हमारे को ये समय के साथ बढ़ती जाएगी। आज 15,000 है, 4 साल बाद ये 20,000 होगी, फिर 25,000 होगी। उधर किसानों को भी दिक्कत आती है, हम अपनी लाइन खींचेंगे दूसरी, लेकिन अगर बिजली भगवान ने सूर्य देवता दिया है, वो अपने पंप लगा करके अपनी बिजली ले ले, तो वो अपनी खुद की बिजली उत्पन्न करे और खुद की किसानी में ले, 1 पैसा नहीं लगेगा उसका। सारे किसान इसमें खुश है और मांग भी रहे कि सोलर पंप हमको दे दो। जैसे ही सोलर पंप देते तो टोले, मजरा, छोटे छोटे गांव, अंदर तक बड़े पैमाने पर बिजली का हमारा एक काम खत्म होगा। इसी प्रकार से कुसुम 3 योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में भी छत पे भी हम बिजली के पंप देना चाह रहे हैं, सोलर पंप, ताकि इसके आधार पर अपने घरों के अंदर भी लोग अपनी बिजली उत्पन्न करें। कुल मिलाकर 10,000 से 11,000 करोड़ का उस पर ही फटका पड़ता। ये दोनों मिला लें तो 25,000 करोड़ आसपास हमको बजट में ये देना पड़ता है। एक एक करके सारे विभागों से इस तरह से जो हम पे अनावश्यक खर्चे हैं इसको कम करते हैं और इनको जनहितैषी विकास की योजना में पैसा लगाएं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें कही है, बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे भी यहाँ के बाद अभी अलीराजपुर जाना बाकी है, 4 पन्ने बाकी। मुझे लगता है कि भैया आप दे देना है अरे बहुत सारा हो जाएगा, अब अपनी सीधी बात कर ले। एक मिनट जरा, एक विषय छूट, 1 मिनट। अरे वो इतने सारा आइटम में वो एक रह गया। एक हमारा 11 तारीख से लगा करके
जन कल्याण पर्व का एक पखवाड़ा हम अपने इन व्यवस्थाओं के आधार पर रोज जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें रोज नई सौगात भी मिलेगी। और हमारा जैसे कल राता पानी का मिलेगा, आज हमने पेयजल का बिल दिया है। हाँ, और एक हमने 40 दिन की योजना बनाई कि हमारे ये इवेंट के कार्यक्रम के साथ साथ जनहितैषी योजनाओं के जनता को लाभ कैसे मिले। तो 76 प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राही कोई गांव में बैठे, मोहल्ले में बैठे, वार्ड में बैठे, तो सारी की सारी सरकार के सारे लोग कलेक्टर के निर्देशन में ग्रामीण स्तर पर जिला पंचायत नोडल अधिकारी बनाया है, शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त को बनाया है। वो नीचे तक अपनी प्रत्येक घर तक जाकर के जो पात्र हितग्राही है उन योजनाओं को लेकर के वहां तक जाएंगे। जो जैसा पात्र है, मान लो किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आयुष्मान कार्ड बना देगा, कोई को हेल्थ की सुविधा दिलाना वो दिलवाएगा। ऐसे पात्र और सुपात्र को देखते हुए 40 दिन तक ये अपने डाटा भी जुटाएंगे। प्रतिदिन यहाँ कंट्रोल रूम बना करके उसकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे और 2-2, 4-4 दिन बाद एक शिविर लगाकर जो पात्र हितग्राही है उनका निराकरण भी करते जाएंगे। और आखिरकार 26 जनवरी तक ये 40 दिन तक पूरा अभियान लगेगा, जिसके माध्यम में सरल शब्द में आपकी सरकार आपके द्वार ये नीचे तक ले जाने का कंसेप्ट है। क्योंकि जनता के हित का संकल्प कर लिया है तो जनता के हित जब तक जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये सारी बातें करने के लिए आज थोड़ा सा अब इन सारी बातों का जी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि पहले माननीय मैं उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आभार व्यक्त कर दें, उसके बाद में प्रश्न आप क्या दो लोग पूछ लो। मैं राजेंद्र जी से आभार व्यक्त अच्छा, ये कह रहे हैं कि कंप्लीट कर ले कार्यक्रम, आशीष जी कह रहे हैं कि उसके बाद फिर जवाब सब सवाल ये कर लिया। आदरणीय राजेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की विस्तृत पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सबको पिछले 1 वर्ष में, अरे आप लोग नीचे बैठो, पीछे वाले चैनल वाले जरा हमको दिक्कत नहीं बैठ जाए। थैंक यू सर। पिछले 1 वर्ष में उनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं सुशासन की स्थापना के और विकास के कार्यों को गति देने का, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी 17 दिसंबर को भी और 25 दिसंबर को भी सिंचाई की उस योजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं जो अटल जी, जिनका जन शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिनका सपना था कि इस देश की गरीबी को समाप्त करना है तो हमें नदियों को जोड़ना पड़ेगा। और उनके जन शताब्दी वर्ष में ही इतना बड़ा काम के भूमि पूजन की स्थिति में पहुंचाने में जो सफलता प्राप्त की है मुख्यमंत्री जी ने, वो हरित क्रांति लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, बड़ी सफलता है। मैं उनको बधाई देता हूं। और औद्योगिक क्रांति के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करना, विदेशों में तो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस दौरान उद्घाटन किया, शुभारंभ किया सीएम द्वारा और साथ ही साथ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई है और आगे क्या क्या लाई जाएगी। साथ ही साथ 26 जनवरी तक 40 दिन तक जनादेश वो चलेगा, जिसको लेकर लोगों की समस्याएं जो सुनी जाएगी और उसके निराकरण की कोशिश भी की जाएगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सली ढेर हुए। बताते चले कि अबूझमाड़ के जंगलों में सुबह 3 बजे से मुठभेड़ जारी है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर की सीमा पर एनकाउंटर चल रही है। बता दें कि 40-50 बड़े कैडर के नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली है। इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की खबर बताई जा रही है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर के जवानों ने घेराबंदी की। तो नजर लगातार इस पर बनाए रखेंगे, लेकिन आइए सीधा कुशाभाऊ ठाकरे हॉल की ओर नजर डालेंगे। सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। पूरे संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर जुटाएंगे। प्रतिदिन यहाँ कंट्रोल रूम बना करके उसकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे और 2-2, 4-4 दिन बाद एक शिविर लगाकर जो पात्र हितग्राही है उनका निराकरण भी करते जाएंगे। और आखिरकार 26 जनवरी तक ये 40 दिन तक पूरा अभियान लगेगा, जिसके माध्यम में सरल शब्द में आपकी सरकार आपके द्वार ये नीचे तक ले जाने का कंसेप्ट है। क्योंकि जनता के हित का संकल्प कर लिया है
तो जनता के हित जब तक जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये सारी बातें करने के लिए आज थोड़ा सा अब इन सारी बातों का जी मैं आग्रह कर रहा हूं कि पहले माननीय मैं उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आभार व्यक्त कर दें, उसके बाद में प्रश्न आप एक आध दो पूछ लो। मैं राजन जी से हाँ आभार व्यक्त यादव को आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम और साथ ही साथ उनके साथ डिप्टी सीएम वी.डी. शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और इस प्रदर्शनी के तहत जितने भी हितकारी योजना जनता के लिए चलाई जा रही है सरकार द्वारा उसकी जानकारी है, साथ ही साथ आने वाले समय में क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है इसको लेकर भी जानकारी। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव बताते हुए नजर आ रहे थे कि जनदर्शन कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें लोगों की समस्या सुनी जाएगी और ये कार्यक्रम 40 दिनों तक चलेगा और जो भी परेशानी होगी वो तुरंत ही उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन अभी ये तस्वीरें हैं जहां पर अब सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उससे पहले उन्होंने जितनी जानकारी दी अब सवालों का जवाब देते नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उससे पहले प्रदर्शनी का भी उन्होंने उद्घाटन किया। 1 साल की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं केवल जानकारी के बता दूं कि लखपति बिजली योजना में ड्रोन से किराए की बात तो कर ही रहे हैं ताकि समूह हमारा कमाए उसमें, लेकिन इसके अलावा शहरी क्षेत्र में ये जो रेडीमेड गारमेंट्स के इंडस्ट्रियों के बारे में 5,000 रुपये प्रति बहन को हम अपना उनको एक तरह से प्रोत्साहन राशि देते हुए 12,000 13,000 उनको जो अपनी मासिक रूप 8 घंटे की अपनी जो उनकी महीने की तनख्वाह है इसके आधार पर 1,30,000 रुपया की बात कर रहे हैं। 1 लाख कुल मिलाकर के 30,000 से ऊपर निकलेगा। तो ये जो हमने कहा कि उनकी नारी सशक्तिकरण की दिशा में दोनों तरह से कि हर कोई अपने एग्रीकल्चर वाले तो एग्रीकल्चर में कर लेंगे लेकिन शहरी क्षेत्र में भी, और इसी प्रकार से मैंने महिला यूनिट की बात भी कही। एमएसएमई में बहनें खुद काम करें, हम उनको सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। हमने कहा कि दस्तावेज पंजीकरण कराएं, उसमें उनको 50% की छूट दे रहे हैं। एक एक करके इन सारी योजनाओं में नारी सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहना से लेकर सुकन्या तक सारी योजना बहनों के लिए। इधर से एक प्रश्न है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रीवा में हमने आईटी पार्क का भूमि पूजन कर लिया है। 21 तारीख को उज्जैन का कर रहे हैं, इंदौर का हमारी 4थी बिल्डिंग आ रही है, 5वीं बिल्डिंग हमने अपने निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए और आदि हमारी जो सरकारी अर्धशासकीय योजना जैसे देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी उसको भी परमिशन दे रहे हैं। सब सेक्टर में कोई निजी क्षेत्र में भी आए, आपके लिए भी जानकारी के लिए बता दूं, आप में से आपके माध्यम से कोई आईटी पार्क खोले, लगभग 1 करोड़ की लागत आपकी लगती तो 40 लाख रुपए आपको भी सब्सिडी मिलेगी। ये सरकार की योजनाओं के माध्यम से जितने लोगों को रोजगार मिल जाए, आईटी, एआई और साथ जितने हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है आयुष विभाग के माध्यम से इनकी भी उन्नतीकरण की दिशा में उनका हम ये एक तरह से रोजगार परक बने इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। ये मध्य से एक प्रश्न हो जाए। अभिलाष जी का प्रश्न और जोड़ लेते हैं इसमें, क्या काम कर लिया और क्या सोचना है? जितना कर लिया वो कम बोला क्या अभी? हमने आपके सामने ही तो बोल रहे हूँ, 3 बार पानी पीना पड़ा और तो क्या करोगे? अभिलाष जी पूछिए। अभिलाष जी स्कूल एजुकेशन, हाँ मैं आपने प्रश्न अच्छा किया। स्कूल एजुकेशन को, ये स्कूल एजुकेशन नहीं, हमने ये आयुष डिपार्टमेंट से जोड़ करके जो नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं
तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये जो स्क्रीनिंग होना है भविष्य में कि केवल हम अपने बेरोजगार बच्चे बनाते जाए, उनको 12th पास करके कॉलेज तक पहुंचाते जाए, इसके बजाय क्रिप्स से टेक्निकल यूनिवर्सिटी ला करके समान रूप से औद्योगिकरण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और ये जो स्किल युवा तैयार कर रहे हैं, जो हमारी प्राइमरी के बाद ही अलग अलग रुचि के हिसाब से अपने ढंग की लोग अपनी लाइन बनाए, उनको रोजगार मिले, इस दिशा में काम करने के लिए हमने काम चालू किया है। इसलिए हमने अपने जो स्कूलों के आधार पर जो बड़े अभियान चल रहे हैं उसमें रोजगार वाली बात जरूर जोड़ी, IT वाली बात। इतने सारे इस साइड पीछे से हो जाए कोई भी प्रश्न। हाँ, अभिलाष जी क्या, अभिलाष जी का प्रश्न हो जाए, 1 मिनट, फिर आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा अभिलाष जी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा आप बात का उत्तर देना। अभी तक की हमारी कल्पना में मास्टर प्लान काम करें, हम उनको सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। हमने कहा कि दस्तावेज पंजीकरण कराएं, उसमें उनको 50% की छूट दे रहे हैं। एक एक करके इन सारी योजनाओं में नारी सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहना से लेकर सुकन्या तक सारी योजना बहनों के लिए। इधर से एक प्रश्न हो जाए। जो उनकी मूल डाइट है, हिरणों के लिए घास के मैदान बनाना, अंदर काम होना, ये टाइगर रिजर्व पार्क बनते ही चालू हो रहा है। ये इसी के अभाव के कारण कष्ट बढ़ रहा है, मनुष्य और जानवर का संघर्ष बढ़ रहा है। इसके समाधान के लिए हमने टाइगर रिजर्व पार्क भी बनाया है, और ये थोड़ा बड़ा सोचते हुए आपस में मिलाते हुए विकास का भी पूरा मॉडल बन रहा है। और केवल ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ये सबको जोड़ करके 4-4 जिलों का प्लान बना रहा है ताकि शहरीकरण व्यवस्थित हो जाए। आप सबकी उपस्थिति के लिए सादर धन्यवाद। भोजन तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ समय रहेंगे, आप सभी आइए, स्वागत है। अपन में हूं ना, अरे आपके बीच आ रहा हूँ, बात कर लेंगे आपके बीच। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम सवालों के जवाब देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने तमाम जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जानी है और जो लाई गई है उसके बारे में जानकारी दी है। 1 साल पूरे हुए हैं और आने वाले 4 साल का पूरा रोड मैप बताते हुए नजर आ रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो उससे पहले सीएम विष्णुदेव साय भी नजर आए, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।